जय हिंद। आज हम पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य प्रबंधन के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज लगाएंगे जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उनके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? तो आंसर है मानव कौशल। एक प्रबंधक के लिए मानव कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। सेकंड है, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? तो आंसर है अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता? तो आंसर है वित्तीय जोखिम। वित्तीय जोखिम क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है नकदी में वृद्धि। नकदी में वृद्धि के धन का उपयोग के रूप में जाना जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? तो आंसर है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? तो आंसर है भूगोल द्वारा। उद्यम प्रकार विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? तो अमूर्त स्रोत क्या है? तो प्रौद्योगिकी, कच्चा माल या मशीनरी या फिर पूंजी। ऐसा क्या है जो अमूर्त हमें दिखता नहीं है पर होता है? तो क्या है? प्रौद्योगिकी। वह अमूर्त प्रौद्योगिकी यह अमूर्त इसलिए है क्योंकि उसे व्यवहार में लाया जाता है, देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य विधियों में अंतःग्रस्त है उसे खालिस्तान संदर्भित करता है। तो आंसर है इसका कार्य नैतिकता। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है उसे कार्य नैतिकता संदर्भित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में शामिल होती है। तो क्या सम्मिलित होता है इसमें? सूचीगत कंपनियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। तो इसमें है आंसर है जब लाभ का अंश धारित होता है। जब लाभ का अंश धारित होता है तब लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः खालिस्तान सौंपे जाते हैं। तो इसका आंसर है पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य। डिटेल में देख लेते हैं। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य सौंपे जाते हैं। अगला देखेंगे, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास खालिस्तान पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर है स्थायी परिसंपत्तियों पर। नेक्स्ट है, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता को कहा जाता है। तो इसका आंसर है बृहद विपणन। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन संलग्न विक्रेता को बृहद विपणन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि पूंजी अब आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसमें आंसर होगा, इसका आंसर है कि पूंजी आय व्यय में पूंजी अवस्था के रूप में धन प्रयुक्त होता है।
अगला देखेंगे, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को खालिस्तान अभी निर्धारित करता है। तो इसका आंसर है अनुसूचन। क्या होता है कि किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अनुसूचन अभी निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है उत्पाद। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान खातों का एक सेट है। तो आंसर है बही खाता बही जनरल से किए गए विभिन्न प्रकार के खाते, जैसे व्यक्तिगत, वास्तविक एवं नाम मात्र खातों का लेखन। नेक्स्ट देखेंगे, हम कह सकते हैं कि किसी व्यवसाय में लाभ होता है जब व्यवसाय से लाभ तब होता है जब आय व्यय से अधिक हो। नेक्स्ट देखते हैं, चयन करें कि इनमें से कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं। तो इसका आंसर है परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव, समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है। तो इसका आंसर है नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस बहु व्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। तो इसका आंसर है कि श्रेणीकरण प्रणाली विधि में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों की मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है। तो आंसर है इसका प्रबंध प्रक्रिया। जब प्रबंध के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तो इसे प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला देखेंगे कि खालिस्तान के लिए BRS बैंक समाधान तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस अंतर को पहचानने के लिए BRS बैंक साधारण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है। तो इसका आंसर है कंप्यूटर मॉडलिंग। नेक्स्ट है, एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है। तो आंसर है इसका उद्देश्य आधारित प्रबंधन। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को अंतर असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर है कार्य से बाहर विकास विधियों का संवेदनशील प्रशिक्षण व्यवहार को असंरचित समूहों की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है।
नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसमें खालिस्तान कौशलता है। तो उसमें कौन सा कौशल है? तो उसमें है संकल्पनात्मक। नेक्स्ट देखेंगे, तुलन पत्र में पूर्व दत्त बीमा को खालिस्तान के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर है परिसंपत्ति। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन धन प्रबंधन गतिविधियों का एक तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सा नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है? किसी मिनी वेयर हाउस में अपनी निजी सामानों को भंडारित करना धन प्रबंधन गतिविधियों का एक तत्व नहीं है। इस प्रक्रिया द्वारा धन का प्रबंधन करना संभव नहीं होता है। बाकी इसका और क्या क्या हो सकता है? बजट बनाना और कार्यान्वित करना। फिर है इसका होम फाइल में आपके निजी वित्तीय रिकॉर्डों का भंडारण करना और उसका संचालन करना। फिर है निजी वित्तीय विवरण तैयार करना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी सामान्य परिचालन प्रबंधन के एक आयाम के रूप में नहीं जाना जाता? तो क्या नहीं जाना था? सुरक्षित वित्तीय संसाधन। बाकी तो गुणवत्ता बनाए रखना, प्रोडक्ट या सेवा डिज़ाइन और इन्वेंटरीज का प्रबंधन, ये सब सामान्य क्या है कि परिचालन प्रबंध के एक आयाम के रूप में इनको जाना जाता है। बाकी किसी नहीं जाना था सुरक्षित वित्तीय संसाधन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भूमि। बाकी कौन कौन सा है? फ्रेंचाइज अधिकार, साख और पेटेंट, ये हैं। किसी कर्मचारी की तब छटनी कर दी जाती है जब क्या होता है कि नियोक्ता उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देख लेंगे, सामाजिक उपक्रम किस चीज से जुड़ा होता है? तो आंसर है सामाजिक उपक्रम सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना से जुड़ा होता है। जो उपक्रम समाज के हितों के लिए कार्य करता है सामाजिक उपक्रम कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तब ग्राहक को क्या कहा जाता है? यदि उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तब ग्राहक को प्रसन्न कहा जाता है। इसलिए ग्राहक के लिए हमें उत्पाद का वास्तविक प्रदर्शन ही करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए किसी व्यावसायिक व्यक्ति को दिया गया एक विशेष अधिकार क्या कहलाएगा? तो फ्रेंचाइज ही बेचने के लिए किसी व्यावसायिक व्यक्ति को दिया गया एक विशेष अधिकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अवधारणा की उत्पादों को एक देश से दूसरे में बिना बाधा या रुकावटों के आने जाने दिया जाना चाहिए को क्या कहा जाता है? तो इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। एक अवधारणा की उत्पादों को एक देश से दूसरे देश में बिना बाधा या रुकावटों के आने जाना दिया जाना, इसे क्या कहा जाता है? मुक्त व्यापार कहा जाता है। इससे आसानी से उत्पादों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। तो कौन सी विशेषता होनी चाहिए?
डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम में अधिकृत एक्सेस संग्रहित सूचना की सुरक्षा, भरोसा एवं सिस्टम की विफलता से सुरक्षित डेटा आदि विशेषता होनी चाहिए, तभी सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न स्तरों के उन लोगों के बीच सूचना के प्रवाह को निरूपित करता है जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं होता है? तो आंसर है विकर्णीय संचार। विकर्णीय संचार विभिन्न स्तरों के उन लोगों के बीच सूचना के प्रवाह को निरूपित करता है जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं होता। संचार के माध्यम से उन तक सूचना का प्रवाह होता है। अगला देखेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य होता है तो लोग होते हैं। लोग ही मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य होता है। मानव ही मानव संसाधनों का प्रबंधन कर सकता है, वही इन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य में लगा सकता है। नेक्स्ट है, किसी कमोडिटी या उत्पाद की उपभोक्ता जागरूकता फैलाना उत्पाद बिक्री तथा ब्रांड की विश्वसनीयता बनाना है। तो इसका आंसर है संवर्धन। संवर्धन कमोडिटी उत्पाद की उत्पादक उपभोक्ता जागरूकता फैलाना, उत्पाद बिक्री तथा ब्रांड की विश्वसनीयता बनाना है। इसके जरिए हम अपने ग्राहकों तक उत्पाद की क्वालिटी एवं अपने ब्रांड की क्वालिटी को पहुंचा सकती हैं तथा उपभोक्ता जागरूकता फैलाने का कार्य अच्छी तरीके से अधिक ग्राहकों तक हमारा उत्पाद पहुंचा सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कर्मचारी की क्षतिपूर्ति करता है? तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी, मतलब श्रम बाजार, जीवन जीने की लागत, मजदूरी, यूनियन। नेक्स्ट देखेंगे, उस उत्पाद का क्या गुण होता है? तो मांस उत्पादन का क्या गुण होता है? तो उच्च मात्रा निम्न विविधता। उच्च मात्रा होनी चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। उच्च मात्रा निम्न विविधता मांस उत्पादन का प्रमुख गुण होता है। उद्यमीय कला के विकास में बाजार सर्वेक्षण जैसी विधा का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमी बाजार का व्यवस्थित तरीके से सर्वेक्षण करके अपनी वस्तु को लोगों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है, समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। तो क्या होता है? समस्या को परिभाषित करना। समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण समस्या को परिभाषित करना होता है। समस्या की पहचान से ही समस्या समाधान प्रक्रिया को समझा जा सकता है। समाधान के निराकरण हेतु पहले समस्या की पहचान होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कर्मचारी तनाव को कम करने में सहायता के लिए कई व्यवसाय कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास क्यों करते हैं? तो उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, मतलब इसको डिटेल में देखेंगे। कर्मचारी तनाव को कम करने में सहायता के लिए कई व्यवसाय कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास अपनी व्यवसाय में उत्पादकता को बनाए रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज बिजनेस रिकॉर्ड का वह प्रकार है जिसका इस्तेमाल कोई फर्म अपने ग्राहकों की खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए कर सकता है? तो इसका आंसर है इनवॉइस। किसी बिजनेस रिकॉर्ड का वह प्रकार है जिसका इस्तेमाल कोई फर्म अपने ग्राहकों की खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए कर सकता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि ग्राहक कौन सी चीज़ें खरीदना पसंद करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने क्लाइंट के साथ दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण करने के लिए वित्तीय पेशेवरों को क्या करना पड़ता है? तो आंसर है ईमानदार, खुला और भरोसे लायक बनना।
नेक्स्ट है संगठनात्मक व्यवहार में शामिल होता है, तो आंसर है उपरोक्त सभी। देख लेंगे कर्मचारी संसाधन, संगठनात्मक विकास और संगठनात्मक सिद्धांत। अगला है रिक किसी कंपनी का सेल्स पर्सन है जिसके उत्पाद का इस्तेमाल अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उसे किस प्रकार के बाजार को लक्ष्य बनाना चाहिए? तो कैसा औद्योगिक उत्पाद प्रदर्शन के इस्तेमाल का एक उदाहरण है तो किसी माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न तैयार करना। नेक्स्ट है जब वित्तीय संस्थान उद्योग से जुड़े सरकारी विनियमों का पालन करते हैं तो वे संस्थान अनुपालन में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सूचना के लिए सामान्य रूपांतरण चक्र है तो डेटा से सूचना जानकारी की ओर। नेक्स्ट है सामान्य स्तर पर कामगारों को अतिरिक्त कार्य सौंपने से उनके पास पूरा करने वाले कामों की संख्या बढ़ जाती है जिसे निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है जॉब वृद्धि। नेक्स्ट है प्रबंधन को निम्नलिखित के रूप से सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, तो इसका आंसर है 1 2 3। मतलब एक प्रक्रिया संगठनात्मक लक्ष्यों तक पहुंचना, लोगों तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है जब कोई बैंक कोई विशेष क्रेडिट कार्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल करता है, इससे निम्नलिखित कार्य होता है, तो क्या होता है? मूल्य बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन एक लाभ उन्मुख मूल्य निर्धारण उद्देश्य है? तो क्या है? निवेश पर रिटर्न प्राप्त करना। सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम है निम्नलिखित कारक के प्रति ग्राहक को अनुरक्षित छोड़ना, तो क्या है आंसर? चोरी की पहचान। कोई व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीद नियंत्रित करता है तथा सौदे पक्के करता है खालिस्तान होता है, तो विज्ञापन प्रबंधक। जब कोई व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीद नियंत्रित करता है तथा सौदे पक्के करता है, विज्ञापन प्रबंधक होता है। वह विज्ञापन एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न विज्ञापन करता है। नेक्स्ट है परिचालन प्रबंधक एक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रबंधन अपने परिचालनों का निर्माण और उनमें सुधार ला सकता है। परिचालन प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही है परिचालन सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों ही शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यह सूचना जो संगठन के बाहर उत्पन्न होती है वह सूचना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन की बाह्य सूचना का उदाहरण है? तो क्या है इसका आंसर? उत्पादों तथा सेवाओं के साथ ग्राहक की संतुष्टि का विवरण। नेक्स्ट है कौन सा अकाउंट एक ईमानदारी अकाउंट नहीं है? तो कौन सा है? नगद अकाउंट एक ईमानदारी अकाउंट नहीं है। यह किसी आवश्यक कार्य के लिए लेन देन नहीं करता, अतः यह कहा जा सकता है कि एक नगद अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है। सॉरी यार, जी वाला क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। कौन सा अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है? मतलब देने वाला अकाउंट नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नगद अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है। यह किसी आवश्यक कार्य के लिए लेने देने नहीं करता,
अतः यह कहा जा सकता है कि एक नगद अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं है। बाकी देनदारी अकाउंट कौन कौन से होते हैं, तो देय अकाउंट होता है, देय नोट्स होता है और उपार्जित आय होता है। अगले देखेंगे, खालिस्तान का अर्थ होता है कि मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आने वाली पीढ़ियों की खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बाधित न करना। तो आंसर क्या होगा इसका, धारणीयता। एक कामगार जो एक लेन देन संपन्न करता है जिसमें धन कई हाथों में जाता है पर कोई रसीद नहीं रखी जाती है और आय की सूचना सरकार को नहीं जाती, निम्नलिखित कार्य है। तो आंसर है इसका भूमिगत अर्थव्यवस्था। भूमिगत अर्थव्यवस्था कार्य के अंतर्गत एक कामगार जो लेन देन संपन्न करता है जिसमें धन कई हाथों में जाता है पर कोई रसीद नहीं रखी जाती है और आय की सूचना सरकार को नहीं दी जाती। बे अध्याय जो स्थानीय शिक्षण, संस्कृति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन का योगदान देते हैं, निम्नलिखित के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। तो आंसर है इसका समुदायों। नेक्स्ट है मार्जिन तथा सरकारी बॉन्ड निम्नलिखित के उदाहरण होते हैं। तो डेप्ट, इंट्रामेट्स, मार्जिन तथा सरकारी बॉन्ड निम्न डेप्ट, इंट्रामेट्स के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण गुणवत्ता, पूर्ण प्रबंधन तत्व निम्न पर बल डालता है। तो किस पे, उत्पाद की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित निर्णय को खालिस्तान निर्णय भी कहा जाता है। तो प्रोग्रामेबल, सुव्यवस्थित निर्णय को प्रोग्रामेबल निर्णय भी कहा जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए सुव्यवस्थित निर्णय लेना आवश्यक है। सही तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही प्रोग्रामेबल निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट है कोई यूनिट्स के उत्पादन नहीं होने पर जो भी लागत आती है उसे क्या कहलाती है। तो कोई यूनिट्स के उत्पादन पर नहीं होने पर जो लागत आती है स्थिर लागत कहलाती है, भले ही उसका उत्पादन नहीं हो पाया हो लेकिन स्थिर लागत का लाभ तो हो ही जाता है। नेक्स्ट है किसी व्यवसाय का एक लाभ जो इंटरनेट क्षमताओं का इस्तेमाल करता है कि यह कर्मचारियों को निम्नलिखित के साथ व्यवसाय सूचना साझा करने की अनुमति देता है। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या है, किसी व्यवसाय का एक लाभ जो इंटरनेट क्षमताओं का इस्तेमाल करता है कि यह कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ व्यवसाय सूचना साझा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देख लेंगे कि संचार प्रक्रिया में घटकों के सही क्रम की पहचान करें। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंडर, एनकोडर, चैनल, रिसीवर, डिकोडर और फीडबैक। क्या होगा, एक बार फिर सुन लीजिए। संचार प्रक्रिया में घटकों का सही क्रम क्या है, पहले सेंडर, फिर इनकोडर, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडर, फिर फीडबैक। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मार्केटिंग मिक्स का एक तत्व है। तो क्या है, स्थान। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग मिक्स का एक तत्व क्या होगा, स्थान होगा। स्थान मार्केटिंग मिक्स का एक तत्व है। मार्केटिंग के लिए स्थान का निरीक्षण करना जरूरी होता है जिससे पता चल सके कि किस स्थान पर मार्केटिंग में लाभ हो सकेगा। इसके लिए एक उपयुक्त स्थान का होना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मैस्लो के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम, संबंधता, स्वीकार्यता तथा मित्रता की तलाश करता है वह किस आवश्यकता स्तर पर स्थित होता है।
तो वह है सामाजिक। मैस्लो के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम, संबंधता, स्वीकार्यता तथा मित्रता की तलाश करता है वह सामाजिक आवश्यकता स्तर पर स्थित होता है। समाज में रहने, मिलने जुलने के लिए व्यक्ति को प्रेम, संबंधता तथा मित्रता आदि की आवश्यकता होती है। अगला देखेंगे, वित्तीय प्रबंधन का बुनियादी लक्ष्य होता है। तो क्या होता है? लाभ में अधिक से अधिक वृद्धि करना। क्या होता है? वित्तीय प्रबंधन का बुनियादी लक्ष्य होता है कि लाभ में अधिक से अधिक वृद्धि करना। यह करने से ही वित्तीय प्रबंधन हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार संगठनों में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य का एक हिस्सा नहीं होता? तो क्या नहीं होता? मजदूरी की प्रक्रिया। बाकी अधिकार संगठनों में फिर इसका पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। मजदूरी प्रक्रिया अधिकार संगठनों में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य का एक हिस्सा नहीं होता। संगठनात्मक कार्यों के अंतर्गत उद्यमी उपक्रम में होने वाले सभी प्रकारों के कार्यों का वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट है, निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस व्यक्ति की आंतरिक तैयारी कहलाती है, फिर से पढ़ती हूँ। निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए किस व्यक्ति की आंतरिक तैयारी कहलाती है? तो आंसर है इसका प्रेरणा। ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए प्रेरणा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी व्यक्ति की आंतरिक तैयारी प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति अपने कार्यों को निश्चित कर सकता है। वह उसे समय समय पर प्रेरणा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर अन्य व्यवसायों को बेचता है तो वह किस प्रकार का वाणिज्य होता है? तो कौन सा उपक्रम वाणिज्य होता है? देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर अन्य व्यवसायों को बेचता है, यह उपक्रम वाणिज्य होता है। इसके द्वारा इंटरनेट पर ही व्यवसाय अपने उत्पादों को दूसरे व्यवसायों तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है, किसी संगठन के अपने ग्राहकों के अनुकूल अपने उत्पादों तथा सेवाओं में फेरबदल की क्षमता क्या कहलाती है? तो आंसर है मास कस्टमाइजेशन। क्या होता है कि किसी संगठन के अपने ग्राहकों के अनुकूल अपने उत्पादों तथा सेवाओं में फेरबदल की क्षमता मास कस्टमाइजेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोई संगठन अपने ग्राहकों के अनुकूल अपने उत्पादों में फेरबदल कर सकता है। नेक्स्ट है, विक्रय संवर्धन में शामिल होती हैं। तो क्या होता है इसमें? उपरोक्त सभी क्या क्या? विज्ञापन, प्रचार और कर्मचारी विक्रय में क्या होता है? विक्रय संवर्धन में शामिल होता है विज्ञापन होता है, प्रचार होता है, कर्मचारी विक्रय। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्येक विकल्प की खूबियां तथा खामियां निर्णय लेने की किस प्रक्रिया के किस चरण में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है? तो आंसर है इसका विकल्पों के विश्लेषण में। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक विकल्प की खूबियां तथा खामियां निर्णय लेने के विकल्प के विश्लेषण में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि निर्णय में क्या खूबियां व क्या खामियां हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे कि उन खालिस्तान उन विभिन्न कंपनियों से जुड़ी होती है जो किसी उत्पाद को उनके निर्माता से
उसके खरीदार के हाथों में पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल होती है। तो क्या होती है इस प्रक्रिया में शामिल होती है? वितरण श्रृंखला। देखिए क्या होता है, वितरण श्रृंखला उन विभिन्न कंपनियों से जुड़ी होती है जो कि उत्पाद को उसके निर्माता से उनके खरीदार के हाथों में पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋणों को समय पर चुकाने से क्या होता है? तो क्या होता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, कोई तनाव नहीं होता है, भविष्य में ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है PERT एक सांख्यिकी टूल जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट प्रबंधन में किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। देखिए इसको नेक्स्ट है, वह वित्तीय विवरण जो किसी विशेष समय में किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो क्या कहलाता है? यह बैलेंस शीट कहलाता है। वह वित्तीय विवरण जो किसी विशेष समय में किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है बैलेंस शीट कहलाता है। अतः समस्त वित्तीय मामलों में उद्यमी को वित्तीय दूरदर्शिता को अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रणाली के प्रबंधन का लक्ष्य नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? संगठन के लिए लोगों की भर्ती करना। क्या होता है? देखिए, संगठन के लिए लोगों की भर्ती करना सूचना प्रणाली के प्रबंधन का लक्ष्य नहीं होता है। अगला देखते हैं, मूल प्रबंधकीय कौशल है। तो क्या है? निरीक्षण करना, प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना। नेक्स्ट देख लेंगे, बाह्य परिवेश का अर्थ होता है। तो क्या होता है? संगठन के व्यवहार की वे ताकतें जो संस्थाएं जो उस संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित करती हैं। देखिए क्या होता है? बाह्य परिवेश, बाह्य का मतलब बाहर। बाह्य परिवेश का अर्थ संगठन के बाहर की वे ताकतें और संस्थाएं जो उस संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्म प्रबंधन की रणनीतियां हैं? तो कौन सी रणनीतियां हैं? तो आत्मनिर्धारित लक्ष्य, आत्मनिरीक्षण, आत्म पुरस्कार। नेक्स्ट है, देखिए क्या होता है, डिटेल में देख लेते हैं। आत्मनिर्धारित लक्ष्य, आत्मनिरीक्षण तथा आत्म पुरस्कार आत्म प्रबंधन की रणनीतियाँ। उद्यमी अपने उद्यम का केवल प्रवर्तक एवं निर्माता ही नहीं वरन साथ साथ प्रबंधक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधक तथा लीडरों के बीच का सही अंतर नहीं देता? तो कौन नहीं देता है? प्रबंधन अनौपचारिक माध्यमों से प्रभाव छोड़ते हैं। क्या होता है कि प्रबंधक अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव छोड़ते हैं। प्रबंधकों तथा लीडर के बीच का सही अंतर नहीं देता। उद्यमी में उद्यम की भावी स्थिति पर विचार करने तथा वातावरण संबंधी भावी प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करने की योग्यता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है इंसेंटिव मतलब प्रलोभन निर्भर करता है। मतलब प्रलोभन क्या निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी में किस में? उत्पादकता पर, बिक्री पर, लाभों पर। तो क्या होता है? उत्पादकता पर, बिक्री पर तथा लाभों पर इंसेंटिव निर्भर करता है। संगठन कौशल के द्वारा वह अपने उद्यम में व्यक्तियों, कार्यों, अधिकारों, दायित्वों व आपसी कार्य संबंधों की एक एकीकृत संस्था तैयार करता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल प्रथम स्तर के प्रबंधक के लिए अहम होते हैं तथा उनमें विधियों, प्रक्रियाओं तथा क्रिया विधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी और उनकी दक्षता शामिल होती है। तो आंसर इसका तकनीकी कौशल प्रथम स्तर के प्रबंधक के लिए अहम होते हैं तथा उनमें विधियों, प्रक्रियाओं तथा क्रिया विधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी और उनकी दक्षता शामिल होती है। नेक्स्ट है, शब्द खालिस्तान का अर्थ होता है कि कंपनी की उत्पादन ना कर पाने की अक्षमता के कारण पूर्व निश्चित लाभ, तो क्या होगा कि अवसर लागत कहलाएगी। तो क्या होगा, इसमें देख लेते हैं डिटेल में। शब्द अवसर लागत का अर्थ होता है कंपनी की उत्पादन न कर पाने की अक्षमता के कारण पूर्व निश्चित लाभ। उद्यमी कला के विकास में बाजार सर्वेक्षण जैसी विधा का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक संरचना का एक लाभ है। तो क्या है, यह पेशेवर विशेषता के सिद्धांतों का पालन करती है। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। कार्यात्मक संरचना एक लाभ यह होता है कि यह पेशेवर विशेषता के सिद्धांतों का पालन करती है, अतः विभिन्न क्रियाकलापों के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, सभी संगठनों के लिए आवश्यक 3 प्रमुख व्यवसाय कार्य हैं। तो क्या है, विपणन और वित्त, लेखांकन, उत्पादन, परिचालन। क्या होता है कि सभी संगठन के लिए आवश्यक 3 प्रमुख व्यवसाय कार्य हैं। कार्य विपणन, वित्त लेखन और उत्पादन परिचालन आदि हैं। वित्त या पूंजी किसी भी उद्योग या व्यवसाय के लिए जीवन रक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली से परिणत होने वाला सुधार कार्य नहीं है। तो क्या नहीं है, कार्य प्रदर्शन ही प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली से परिणत होने वाला सुधार कार्य नहीं है। केवल कार्य के प्रदर्शन से ही प्रदर्शन मूल्यांकन सुधार प्रणाली का सुधार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुणवत्ता से जुड़ी एक बड़ी लागत श्रेणी नहीं है। तो क्या नहीं है, ये सारे नहीं है। आंतरिक विफलता, मूल्यांकन लागत, बाह्य विफलता। छोड़िए क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया में कोई संगठनात्मक कौशल या असाधारण या अनोखे संसाधन संगठन के क्या होते हैं। तो रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया में कोई संगठनात्मक कौशल या असाधारण या अनोखे संसाधन संगठन की मुख्य योग्यताएं हैं। इन सभी विशेषताओं के द्वारा ही संगठन मजबूत बन सकता है। नेक्स्ट है, कार्यक्रम से आगे ऑर्डर को बांटना तथा उसके हिस्से को चलाना निम्नलिखित कहलाता है। क्या कहलाता है, तो लॉट स्लिपिंग। कार्यक्रम से आगे ऑर्डर को बांटना तथा उसके हिस्से को चलाना लॉट स्लिपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई महाप्रबंधक सेल्स मैनेजर से उसकी ओर से कुछ सेल्समैन की भर्ती करने को कहता है, तब यह निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। तो क्या है ये, प्राधिकार की सुपुर्दगी। क्या है, यदि कोई महाप्रबंधक सेल्स मैनेजर से उसे की ओर से कुछ सेल्समैनों की भर्ती करने को कहता है, तो यह प्राधिकार की सुपुर्दगी का ही एक उदाहरण है। उससे उसे की अनुमति होती है कि वह अपनी तरफ से सेल्समैन की भर्ती कर सकता है। अगला देखेंगे कि
किसी संगठन का ढांचा तभी प्रभावी होता है यदि वह व्यक्तियों को उपक्रम के उद्देश्य से योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है। उसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत। किसी संगठन या ढांचा तभी प्रभावी होता है यदि व्यक्तियों के उपक्रम के उद्देश्यों से योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है। उसे उद्देश्य की एकता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नियोजन कार्य के संदर्भ में सही है? तो क्या सही है? विचारों तथा कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। क्या होता है? विचारों तथा कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना नियोजन कार्य के संदर्भ में सही है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने कार्यों का नियोजन सही तरीके से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताएं कौन सा सही है। तो आंसर है इसका, एक नियंत्रण प्रक्रिया बगैर पूर्व निर्धारित लक्ष्य के निरर्थक होती है। क्या होता है कि एक नियंत्रण प्रक्रिया बगैर पूर्व निर्धारित लक्ष्य के निरर्थक होती है, क्योंकि यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसलिए इसके लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, हर एक अधीनस्थ का एक वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए जिसके आदेश का उसे पालन करना होता है। इसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? हर एक अधीनस्थ का एक वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए जिसके आदेश का उसे पालन करना होता है। इसे आदेश सिद्धांत की एकता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेतृत्व निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी का एक कार्य होता है। तो क्या होता है कि उत्पाद या सेवा। नेतृत्व उत्पाद या सेवा से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी का कार्य होता है, एक कार्य होता है। इसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पाद या सेवा को छोड़कर अन्य सभी का एक कार्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यूनिलीवर। बाकी भारतीय कंपनियां हैं टेक महिंद्रा, विप्रो और एशियन पेंट्स। नेक्स्ट है, यदि कोई विश्वविद्यालय एक वेब आधारित सूचना प्रणाली की स्थापना करता है जिसके इस्तेमाल शिक्षणगण छात्रों के ग्रेड को रिकॉर्ड करने और उन्हें सलाह देने के लिए कर सकते हैं, यह निम्नलिखित का एक उदाहरण हो सकता है। तो किसका एक उदाहरण हो सकता है? इंट्रानेट का। क्या होता है? यदि कोई विश्वविद्यालय एक वेब आधारित सूचना प्रणाली की स्थापना करता है जिसके इस्तेमाल शिक्षागण छात्रों के ग्रेड को रिकॉर्ड करने और उन्हें सलाह देने के लिए कर सकते हैं, तो यह इंटरनेट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम सही समय पर विकसित हो, बजट के भीतर हो और स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ हो, वह क्या कहलाता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय जोखिम को कवर करने के लिए बीमा खरीदना व्यवसाय जोखिम को निम्नलिखित के जरिए संभालने का एक उदाहरण है। तो क्या है? हस्तांतरण। क्या होता है? व्यवसाय जोखिम को कवर करने के लिए बीमा खरीदना व्यवसाय जोखिम को हस्तांतरण के जरिए संभालने का एक उदाहरण है। व्यवसाय में अनेक जोखिम का वहन करना होता है, किंतु बीमा खरीदकर हस्तांतरण के जरिए उन जोखिमों का वहन आसानी से किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है, रिटेलर्स प्रायः जेनेरिक ब्रांडों का स्टॉक करते हैं क्योंकि वे खालिस्तान ग्राहकों को लुभाना चाहते हैं।
रिटेलर्स क्या करते हैं कि ये कीमत देखने वाले क्या होते हैं। रिटेलर्स प्रायः जेनेरिक ब्रांडों का स्टॉक करते हैं क्योंकि वे कीमत देखने वाले ग्राहकों को लुभाना चाहते हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ होता है तो अधिक समेकित तथा स्वतंत्र दुनिया। क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ है अधिक समेकित तथा स्वतंत्र दुनिया होता है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से अपने उपक्रम का विस्तार कर सकता है। नेक्स्ट है किसी बिजनेस की परिसंपत्तियां निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। तो क्या होता है कि स्थिर तथा मौजूद परिसंपत्तियां, किसी बिजनेस की परिसंपत्तियां स्थिर तथा मौजूद परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। नेक्स्ट है SME का अर्थ होता है तो SME का अर्थ क्या होता है? तो SME का अर्थ होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है विभिन्न कॉरपोरेट उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इन्वेस्टर्स मतलब कारण के खालिस्तान में मार्केटिंग संचार निवेश शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है प्रयोजन। विभिन्न कॉरपोरेट उद्देश्य को हासिल करने के लिए इन्वेस्टर्स कारण के प्रयोजन में मार्केटिंग संचार विनिवेश शामिल होते हैं। विभिन्न इन्वेस्टर्स के जरिए हम लोगों से मिलकर मार्केटिंग संचार कर सकते हैं। हम उन्हें अपने व्यवसाय तथा उत्पादों के बारे में अवगत करा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक को छोड़कर सभी मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन के कार्य हैं। तो क्या है? प्रतियोगी प्रयासों से निपटना। इन सब को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं कि हैं कार्य हैं। तो देखिए प्रतियोगी प्रयासों से निपटना इसे छोड़कर सभी मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन के कार्य हैं। पब्लिक रिलेशन बनाए रखने तथा मार्केटिंग में लाभ होने के लिए प्रतियोगी प्रयासों से निपटना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी किस प्रकार के व्यवसाय स्वामित्व का लक्षण है। तो कॉरपोरेशन लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन प्रकार के व्यवसाय स्वामित्व का लक्षण होता है। ऐसी उद्यमिता का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों में आत्मनिर्भरता व पारस्परिक कल्याण को प्रोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट है कौन से दो प्रकार के सर्च इंजन विज्ञापन ऑनलाइन विज्ञापनकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। तो क्या है? कीवर्ड मैचिंग और कंटेंट लक्षित। नेक्स्ट है कि किसी जटिल डाटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए प्रयोक्ता को निम्नलिखित सेट करना होता है। तो क्या? क्वेरीज किसी जटिल डाटाबेस को विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए प्रयोक्ता को क्वेरीज सेट करना होता है जिससे डाटाबेस सरल माध्यम से प्राप्त होता है तथा सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं। नेक्स्ट है ग्राहक की शिकायतों को उचित रूप से संभालने का एक सकारात्मक नतीजा होता है। तो क्या होता है? साख को बढ़ावा देता है। किसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े अपने जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है? कर्मचारी को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना।
क्या होता है, किसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े अपने जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका होता है कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचारों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है TQM का अर्थ क्या है। तो TQM का अर्थ होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यह TQM एक ऐसी मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें किसी प्रोसेस की क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा सभी क्रियाकलापों एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसे एरर्स को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के तत्वों में से एक नहीं होता। तो क्या नहीं होता है, केंद्रीकरण। प्रबंधन लेखांकन सूचना वह तंत्र है जिसका उपयोग प्रबंधकों द्वारा संगठन में अपने नियंत्रण कार्यों को सरल बनाने के लिए संगठन की संपूर्ण आंतरिक संरचना के परिदृश्य के वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख 4 तत्व हैं: नियोजन, संगठन प्रक्रिया, आदेश, निगरानी रखना, किंतु केंद्रीकरण इसका तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, भर्ती के निम्न चरणों को सुव्यवस्थित करें। तो क्या है, भर्ती के निम्न चरण क्या हैं। पहला क्या होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, रणनीति विकास होना चाहिए। फिर है फिर क्या होना चाहिए, खोज होना चाहिए एक नंबर में। तो देन फिर है VI, तो क्या होना, स्क्रीनिंग होना चाहिए। और सेकंड में क्या है, मूल्य और नियंत्रण। अगला देखते हैं, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जाने कि कड़े मानक लागू किए हैं। तो किसने किए हैं, RBI ने। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को फिर से पढ़ती हूँ ये क्वेश्चन। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जाने लिखा है कि कड़े मानक लागू किए हैं। तो किसने, RBI ने। डिटेल में पढ़ लेते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को जानने KYC के कड़े मानक लागू किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है। तो क्या है, ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक संतुष्टि क्या है, उपभोक्ता। देखिए डिटेल में जान लेते हैं। उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने के आधार पर ग्राहक संतुष्टि है। ग्राहक संतुष्टि कंपनियों द्वारा ग्राहकों के साथ बातचीत करने तथा उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त तरीके हैं। किसी फर्म की वस्तु की बिक्री नए ग्राहकों तक पुराने से पुराने ग्राहक पर निर्भर करती है, इसलिए पुराने ग्राहकों को संतुष्टि करना आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, नवाचार। नवाचार अर्थशास्त्र, व्यापार, तकनीकी तथा समाजशास्त्र में बहुत महत्व का विषय है। नवाचार का अर्थ है नव धन आचार। किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। इसके अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीके अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीक, नई सेवा, नया उत्पाद आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन में संरचनात्मक कारक बनता है। तो क्या बनता है, तो मानव संसाधन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। यह उत्पादन में प्रयुक्त होने
वाली पूंजी है। यह मानव पूंजी, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। नेक्स्ट है, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मानव संसाधन नियोजन। क्या होता है? मानव संसाधन नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो किसी क्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ती रहती है। यह सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु किसी संगठन में पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्तीय प्रोत्साहनों में शामिल है। तो क्या है? वित्त सभी हैं ये। क्या क्या है? अतिरिक्त बोनस, लाभ में हिस्सेदारी और बीमा। देखिए क्या होता है कि वित्तीय प्रोत्साहनों में बीमा, लाभ में हिस्सेदारी, अतिरिक्त बोनस सभी शामिल है। कोई भी कंपनी कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन मतलब मुनाफा प्रदान करती है कि उन्हें बीमा दिया जाएगा, कंपनी को जितना लाभ हो उसका हिस्सेदार बनाया जाएगा तथा अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 360 डिग्री फीडबैक। क्या होता है कि जब देखिए 360 डिग्री फीडबैक या मल्टी सोर्स किसी कैंडिडेट के अप्रेजल या परफॉर्मेंस इंसेसमेंट का एक ऐसा टूल है, उस पर नज़र रखने वालों और उसके काम से प्रभावित होने वालों सभी का फीडबैक लिया जाता है। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो यह 360 डिग्री फीडबैक कहलाता है। देखिए आगे देखते हैं, मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है? तो क्या होता है इसमें मतलब लक्ष्य। देखिए मिशन वक्तव्य लक्षण निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है। बिना किसी लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। जब कोई कंपनी किसी कार्य को दृढ़ निश्चय से पूर्ण समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ एक समय सीमा में पूर्ण करती है तभी उसका लक्ष्य पूरा होता है। नेक्स्ट क्या है? भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है। तो क्या है कि तो आंसर है इसका सेवाओं की मार्केटिंग। क्या होता है? भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग। सेवाओं की मार्केटिंग उदाहरण के लिए एजुकेशन, मेडिकल नॉलेज देना, काउंसलिंग करना आदि कार्य सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। ये सेवाओं की मार्केटिंग है। ओके नेक्स्ट है, किसी वस्तु या उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद बिक्री करना तथा ब्रांड विश्वसनीयता बनाना। तो ये सब क्या कहलाता है? तो ये क्या है? किसी उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद की बिक्री करना, ब्रांड विश्वसनीयता बनाना, उस उत्पाद का प्रचार प्रसार करना है। यह प्रचार प्रसार विज्ञापनों द्वारा किया जाता है जैसे टीवी, रेडियो, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट एवं न्यूज़पेपर द्वारा प्रचार किया जाता है। तो इसका क्या था कि प्रचार प्रसार। ओके 13 का ओके नेक्स्ट है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? मित्र। एक्चुअली क्या है इसको डिटेल में देख लेते। क्रेडिट के औपचारिक स्रोत में मित्र या कोई रिश्तेदार संबंधी शामिल नहीं है। यह इनमें भिन्न होता है। इसमें केवल सहकारी समितियां तथा बैंक शामिल हैं जिन्हें हमारे क्रेडिट से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलन पत्र। देखिए तुलन पत्र बैलेंस शीट एक विवरण
विवरण है जो कि किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करता है। बैलेंस शीट का क्या काम होता है? ये देयताएं और मालिकों का अंश और परिसंपत्तियां, देखिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। वित्तीय लेखांकन का एक तुलन पत्र या बैलेंस शीट वित्तीय स्थिति का विवरण या विवरण एकल स्वामित्व, व्यापार साझेदारी या किसी कंपनी के वित्तीय बैलेंस का सार होती है। यह संगठन की आस्तियां, देयता एवं परिसंपत्तियों की सूचना को प्रकट करती है। बैलेंस शीट को कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्पैम शॉट मानो आसूचित्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स के पीएस का विस्तृत रूप है। क्या है सर्विस मार्केटिंग मिक्स का पीएस का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका है फिजिकल एनवायरमेंट, प्रोसेस और पीपुल। क्या होता है सर्विस मार्केटिंग मिक्स में? पीएस का विस्तृत रूप है फिजिकल एनवायरमेंट, प्रोसेस, पीपुल है, क्योंकि किसी भी उत्पाद की मार्केटिंग के लिए बाजार का माहौल, उत्पाद को विक्रय करने का तरीका तथा लोगों का रवैया आदि की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं कि ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। तो क्या शामिल है? उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा, उत्पाद की कीमत, ये सारे शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदर्शन प्रबंध कहलाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जा सकता है। तो क्या नहीं माना जा सकता है? संगठन के विघटन की विधियां। क्या होता है कि संगठन के विघटन की विधियां को व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विघटन का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना, अलग बांटना, किंतु व्यवसाय में तो मालिक, कर्मचारी, श्रमिक सभी एक संगठन में कार्य करते हैं, इसलिए विघटन का घटक नहीं माना जाता है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का क्रम है। तो क्या है? एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का एक सही क्रम क्या है? तो क्या है? आपूर्तिकर्ता, भंडारण, उत्पादन, भंडारण, वितरण, रिलेटर, ग्राहक। क्या होता है? एक पारंपरिक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला का कार्य निम्न है: आपूर्तिकर्ता, भंडारण, फिर आपूर्तिकर्ता भंडारण, फिर उत्पादन, भंडारण, फिर वितरणी, फिर रिलेटर और फिर रिटेलर और फिर ग्राहक। सर्वप्रथम व्यक्ति कच्चा माल एकत्रित करता है, उसकी सहायता से किसी वस्तु का उत्पादन करता है, उस वस्तु का भंडारण करता है, उसे वितरक को देता है और वह डिलीवर मतलब रिटेलर को डिलीवर को देता है और अंत में वह उत्पाद ग्राहक के पास आता है। ओके, नेक्स्ट है माल का परिवहन और भंडारण निम्नलिखित में से किस मार्केटिंग चैनल फंक्शन का भाग है? तो किसका है? भौतिक वितरण का। माल का परिवहन और भंडारण आदि भौतिक वितरण फंक्शन का वह भाग है किसी माल को, क्योंकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, उसका भंडारण करना आदि भौतिक कार्य है। नेक्स्ट है गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रिटेलिंग कहलाता है। गैर वित्तीय उपयोग के लिए अंतिम उपभोक्ताओं के बीच सीधे उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त गतिविधियों का संकलन रिटेलिंग कहलाता है। इसमें उपभोक्ता सीधे कंपनी से जुड़ा होता है, इसके कारण उसे उत्पाद की कीमत कम भरनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है अमूर्तता मतलब अदृश्यता, खराब हो जाने का गुण, परिवर्तनशीलता और पृथक ना किए जा सकने का गुण विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है? सेवाओं की।
नेक्स्ट है विशुद्ध दृश्यमान माल और विशुद्ध सेवाएं दो छोर हैं, तो किसके दो छोर हैं ये, तो किसके है, बाजार पेशकश के। देखिए क्या होता है, डिटेल में देख लेते हैं। विशुद्ध दृश्यमान माल और विरुद्ध सेवाएं बाजार पेशकश के दो छोर हैं, क्योंकि बाजार में ही माल की शुद्धता और जानकारी प्राप्त होती है कि यह उत्पाद कितने समय तक चलेगी या सेवा देगी। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्य हैं, तो क्या है कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उपरोक्त सभी है, वृद्धि, अंशधारकों का मूल्य अधिकतम करना और स्थिरता। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म खालिस्तान का एक गठन करता है, तो किसका गठन करता है, बृहत पर्यावरण का। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, देखिए क्या होता है, डिटेल में देख लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म बृहत पर्यावरण का गठन करता है। एक मैक्रो पर्यावरण एक ऐसी स्थिति है जो एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र की बजाय पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में मौजूद है। आमतौर पर मैक्रो पर्यावरण में सफल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मुद्रास्फीति, रोजगार, खर्च और मौद्रिक और राजकोषीय नीति में रुझान शामिल है। एक व्यक्तिगत व्यापार क्षेत्र के प्रदर्शन के विपरीत मैक्रो पर्यावरण सामान्य व्यापार चक्र से निकटता से जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ एक व्यापारिक इकाई का निर्माण खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है इसका, संयुक्त उद्यम, ज्वाइंट वेंचर। देखिए इसको अगर डिटेल में हम पढ़ें तो समझ सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और इसको अगर समझ लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या है कि जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, तो इसका आंसर क्या है, इसको डिटेल में। साझा स्वामित्व जोखिम रिटर्न और शासन के द्वारा अभिलक्षित दो या दो से अधिक फर्मों द्वारा एक साथ एक व्यापारिक इकाई का निर्माण संयुक्त उद्यम मतलब ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। उद्यम संरचना उद्यम की रुकावट का एक कठोर विवरण है जो उद्यम के घटकों के प्रत्यक्ष रूप से दिखाने वाले गुणों और संबंधों को सम्मिलित करते हैं। उद्यम के घटकों की संरचना बाहरी पर्यावरण से उनके संबंधों और आवश्यकता, डिजाइन और उद्यम के विकास के लिए वो सैद्धांतिक मार्गदर्शन करती हैं। इसमें उद्यम के लक्ष्य, व्यापारिक प्रक्रिया, भूमिका, संगठनात्मक संरचना, संगठन व्यवहार, व्यापार सूचना, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर प्रणाली सहित व्यापक विवरण हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन है प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की उच्च संख्या पर द्वारा वर्णित किया जाता है, तो क्या है इसका आंसर, नंबर का है, तो क्या है, टॉल स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है, एक लंबी संगठनात्मक संरचना की प्रमुख विशेषता एक प्रबंधक प्रणाली है जिसमें एक अध्यक्ष, सीईओ और कुछ मामलों में शीर्ष पर निदेशक मंडल, विभाग के प्रबंधक का एक मध्यम स्तर और पर्यवेक्षकों और टीम के नेताओं का निचला स्तर शामिल है। इस ढांचे में व्यापार मालिक कंपनियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों और दृष्टि के विकास करने और प्रबंधकों के मध्य स्तर पर उच्च दृष्टिकोण को संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या किया जाता है, मिशन।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार उस प्रक्रिया में 3 चरण नियंत्रण, हटाना, सीखना और क्या कहलाता है, और क्या है एक और, तो और क्या है, रिफ्रीजिंग मतलब पुनर्हिमन, अनफ्रीजिंग चेंज, रिफ्रीज जिसे कर्ट लेविंग चेंज मैनेजमेंट मॉडल भी कहा जाता है। एक संगठन के भीतर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक तरीका है। इस विधि में कर्मचारी को बदलने, परिवर्तन करने और संगठन के भीतर उन परिवर्तनों को एकीकृत करने और सामान्य करने के लिए तैयार करने की तैयारी शामिल है। अंतिम चरण में रिफ्रीज चरण, कभी कभी फ्रीज भी कहा जाता है, दूसरे चरण में किए गए परिवर्तन संगठन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में सामान्यीकृत होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हर्ज़बर्ग के 2 कारक सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन से कारक प्रेरणा को नहीं बढ़ाते लेकिन उनकी अनुपस्थिति से असंतोष बढ़ जाता है। तो क्या है, स्वच्छता कारक, हाइजीन फैक्टर्स। ओके, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है। क्या है कि संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस प्रकार से जाना जाता है, तो इसका आंसर है नगद मतलब कैश। देखिए क्या होता है, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार से जाना जाता है कि वितरण पैसे का भुगतान या वितरण करने का कार्य है। वितरण के उदाहरणों में एक व्यापार, नगद व्यय, लाभांश भुगतान, एक वकील को लेन देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति की तरफ से भुगतान करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि शामिल करने के लिए भुगतान किया गया पैसा शामिल है। धन वितरित करना नकदी प्रवाह का हिस्सा है। यदि नकदी प्रवाह नकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि वितरण राजस्व से अधिक है, तो यह संभावित दिवालियापन की प्रारंभिक चेतावनी हो सकता है। आगे देखते हैं। मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोगों तक चलते रहते हैं और दीर्घ काल तक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो टिकाऊ माल कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। वे माल जो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए माल का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक माल कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है ये, विरोधाभास प्रबंधन, कॉम्प्लीट मैनेजमेंट है। क्या है ये, सहयोग। देखिए डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा, देख लेते हैं डिटेल में कि संघर्ष प्रबंधन संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाने के दौरान संघर्ष के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने की प्रक्रिया है। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य संगठनात्मक सेटिंग में प्रभावशीलता या प्रदर्शन सहित सीखने और समूह परिणामों को बढ़ाने के लिए है। उचित रूप से प्रबंधित संघर्ष समूह परिणामों के सुधार कर सकता है। संघर्ष प्रबंधन समझदारी से निष्पक्ष और कुशलता से संघर्ष को पहचानने और संभालने में सक्षम होने का अभ्यास है। आगे देख लेते हैं। BCG मैट्रिक में उत्पादों के
को मार्केट, शेयर और खालिस्तान के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो किस में किया गया है? तो किस में किया गया है? बाजार वृद्धि दर में। देखिए, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होता है कि बीसीजी मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केटिंग, शेयर और बाजार वृद्धि के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रोथ शेयर मतलब बाजार वृद्धि। ग्रोथ शेयर मार्केटिंग का एक चार्ट है जो 1970 में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए ब्रूस डी हैंडरसन द्वारा बनाया गया था, ताकि निगमों को उनकी व्यावसायिक इकाइयों का विश्लेषण करने में मदद मिल सके। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा निर्मित बीसीजी मैट्रिक्स, जिसे बोस्टन या ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, विकास और बाजार हिस्सेदारी के अनुसार उत्पादों का विश्लेषण करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं। आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार को विभाजित करना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जनसंख्यांकिकी विभाजीकरण के रूप में जाना जाता है। देखिए, क्या होता है कि जनसंख्यांकिकी विभाजन बाजार विभाजन रणनीति है जिसमें कुल बाजार ग्राहक जनसंख्यांकिकी के आधार पर विभाजित होता है। जनसंख्यांकिकी विभाजन ग्राहक, लिंग, आय, पारिवारिक जीवन चक्र, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म इत्यादि जैसे सांख्यिकी चर जैसे बाजारों को स्लाइस करता है। यह समान आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्रदर्शित करने वाले समूहों को बनाने में मदद करता है और इसे लक्षित किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि अपने व्यक्तित्व, लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन निम्न कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मनोवृत्तिपरक विभाजन क्या होता है कि देखिए डिटेल में देखते हैं। मनोवैज्ञानिक विभाजन बाजार विभाजन रणनीति है जिसमें कुल बाजार मनोविज्ञान लोगों के व्यक्तित्व, विशेषताओं, जीवन शैली, दृष्टिकोण इत्यादि के आधार पर विभाजित होता है। मनोवैज्ञानिक विभाजन उन लोगों की पहचान करने में मदद करता है जिस तरह वे सोचते हैं और जिस प्रकार की ज़िंदगी वे जीना चाहते हैं। यह विभाजन विधि ग्राहक के मनोविज्ञान पर केंद्रित है, जिसे कंपनी द्वारा किसी मार्केटिंग गतिविधियों के लिए केंद्रित किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता निम्न कहलाती। तो क्या कहलाती है? निगमित सामाजिक जिम्मेदारी कहलाती है। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देख लेते हैं। बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इनक्वालिटी को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? खाता मूल्य, बुक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वह अनुपात जो मौद्रिक वर्तमान संपत्ति के वर्तमान देयताओं के साथ संबंध केंद्रित होता है, क्या कहलाता है? तो साख निर्धारण अनुपात, एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेवाओं और माल के बीच बुनियादी अंतर यह है कि माल के विपरीत सेवाएं कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं, इंटेजिबल होती। इंटेजिबल क्या होती? सेवाओं और माल के बीच बुनियादी अंतर
यह होता है कि माल के विपरीत सेवाएं कैसी होती हैं, अमूर्त होती हैं। देखिए क्या होता है, माल और सेवाओं के बीच बुनियादी अंतर मूर्तता पर आधारित है। जहां माल प्रकृति में मूर्त हैं, वहीं सेवाएं अधिकतर अमूर्त हैं। मूर्त और अमूर्त कारकों दोनों के आधार पर माल और सेवाओं के बीच का एक बड़ा अंतर है। माल मूल रूप से ऑब्जेक्ट्स या उत्पाद होते हैं जिसे निर्मित, संग्रहित, परिवहन एंड विपणन और बेचा जाना होता है। ओके, नेक्स्ट है वे बिल जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता है, सामान्यतः निम्नलिखित में से जाने जाते हैं। तो क्या जाने जाते हैं? अशुद्ध ऋण, मतलब बैड डेप्ट। नेक्स्ट देखिए, इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक बैड ऋण एक लेनदार को दी गई मौद्रिक राशि है जिसका भुगतान करने की संभावना नहीं है, या जो लेनदार विभिन्न कारणों से एकत्रित करने के लिए कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अक्सर देनदार को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होने के कारण, उदाहरण के लिए परिसमापन या दिवालियापन में जाने वाली कंपनी के कारण, लेखांकन सम्मेलनों, नियामक उपचार और संस्था प्रावधान के आधार पर खराब ऋण का गठन करने वाली विभिन्न तकनीकी परिभाषाएं हैं। ओके, आगे देख लेते हैं कि एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णय डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन की गतिविधियां विशेष रूप से नियोजन और निर्णय लेने के संबंध में किसी विशेष स्थान या समूह के भीतर केंद्रित होती हैं। केंद्रीकरण संगठन और प्रबंधन का एक तरीका है जहां संगठन के शीर्ष प्रबंधन के हाथों प्रबंधन और निर्णय लेने की शक्तियां केंद्रित होती हैं। आगे देख लेते हैं बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों को इस नाम से जाना जाता है, खातों या लेखा एक ही है कि नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम से जाना जाता है? तो स्थायी लेखा, मतलब परमानेंट अकाउंट। क्या होता है कि देखिए, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्या होगा कि बहुत से क्वेश्चन की समझदारी बढ़ेगी। सो इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्थायी खाते ऐसे खाते होते हैं जो लेखांकन अवधि के अंत में बंद नहीं होते हैं, इसलिए संचयी रूप से मापा जाता है। स्थायी खाते संपत्ति, देयता और पूंजीगत खातों का संदर्भ लेते हैं जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट किए जाते हैं। स्थायी खाते बैलेंस शीट में रिपोर्ट किए गए खाते हैं। इनमें संपत्ति खाते, देयता खाते और पूंजीगत खाते शामिल हैं। ओके, आगे देख लेते हैं कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? निष्पादन मूल्यांकन, मतलब परफॉर्म अप्रेजल। क्या होता है कि एक प्रदर्शन मूल्यांकन पीए जिसमें प्रदर्शन समीक्षा, प्रदर्शन मूल्यांकन, विकास चर्चा या कर्मचारी मूल्यांकन भी कहा जाता है, वह एक तरीका है जिसके द्वारा कर्मचारी का नौकरी प्रदर्शन, दस्तावेज और का मूल्यांकन किया जाता है। प्रदर्शन मूल्यांकन कैरियर के विकास का एक हिस्सा है और संगठन के भीतर कर्मचारी प्रदर्शन की नियमित समीक्षा शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि परिवर्तनशील लागत मदों की वह लागत है जो मात्रा के साथ आनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि से भिन्न होती है। देखिए, इसको डिटेल में पढ़ लेते। परिवर्तनशील लागत कॉर्पोरेट व्यय
है जो उत्पादन की मात्रा के प्रत्यक्ष अनुपात से भिन्न होती है। अर्थात एक परिवर्तनीय लागत एक लागत है जो प्रदान की गई उत्पादन मात्रा या सेवाओं के संबंध में भिन्न होती है। यदि कोई उत्पादन नहीं है तो नहीं है या कोई सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तो कोई परिवर्तनीय लागत नहीं होनी चाहिए। कुल परिवर्तनीय लागत की गणना करने के लिए सूत्र है उत्पादित इकाइयों की कुल मात्रा इंटू परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट इज इक्वल टू कुल परिवर्तनीय लागत। ओके, आगे देख लेते हैं। एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्म द्वारा पूरे बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति की जाती है निम्नलिखित रूप से जाना जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एकाधिकार, मतलब मोनोपोली। देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों या मूल्यों को अपनी इच्छा के अनुसार लागू कर सके तो इस स्थिति को एकाधिकार, इट मीन्स मोनोपोली कहेंगे। अर्थात बाजार में प्रतियोगिता का अभाव एकाधिकार की मुख्य विशेषता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निरंतर सुधार के साथ कंपनी की हर गतिविधि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास निम्न कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। आगे देखते हैं कि शिक्षुणता मतलब अप्रेंटिसशिप और स्थापन तो अंडर स्टडी आदि जैसी प्रशिक्षित विधियां जो कि कर्मचारी को काम करते समय सीखने का अवसर देती हैं परंतु कार्यस्थल को भी बाधित कर सकती हैं। ये समानता क्या कहलाता है? तो ये अंतर कार्य प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखिए क्या होता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें श्रमिक यानी ऑपरेटिव स्टाफ का वास्तविक कार्य करने हेतु प्रत्यक्ष निर्देश दिए जाते हैं। इसमें श्रमिक वास्तविक कार्य वर्तमान परिस्थितियों में किए जाने वाले कौशल सीख सकते हैं और कामकाजी माहौल के आदी हो जाते हैं। साथ ही संगठन को ऑफ द जॉब प्रशिक्षण के मामले में श्रमिक को प्रशिक्षण देने के लिए कक्षा या एक अनुरूपित सेटअप स्थापित करने की कोई अतिरिक्त लागत या व्यय नहीं करना पड़ता है। आगे देखते हैं। एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार प्रतिदेय एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आवधिक कर्ज। देखिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सावधि ऋण व्यक्तिगत आधार पर दिया जा सकता है और यह अक्सर छोटे व्यवसाय ऋण के लिए उपयोग के लिए मतलब किया जाता है। व्यापार ऋण की आपूर्ति क्षमताओं या सीमा को बढ़ाने के लिए सावधि ऋण तेजी से बढ़ती पूंजी का एक अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए कुछ नई कंपनी के वाहन खरीदने या अपने परिचालन के लिए अधिक जगह किराए पर लेने के लिए सावधि ऋण का उपयोग कर सकती हैं। और आवधिक ऋण एक मौद्रिक ऋण होता है जिससे नियमित अवधि में नियमित भुगतान में चुकाया जा सकता है। सावधिक ऋण आम तौर पर 1 से 10 साल के बीच रहता है लेकिन कुछ मामलों में 30 साल तक चलता है। साथ ही एक आवधिक ऋण में सामान्यतः एक अप्रत्याशित ब्याज दर शामिल होती है जो चुकाए जाने के लिए अतिरिक्त शेष राशि जोड़ती है। आगे देख लेते हैं।
एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, यह कैसे किया जाता है और कार्य करने की परिस्थितियाँ क्या हैं के बारे में एक लागत विवरण निम्न रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? कार्य विवरण के, जॉब डिस्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या होता है, नौकरी का विवरण या डाजी एक दस्तावेज है जो सामान्यतः जो सामान्य कार्यों या अन्य संबंधित कार्यों पर और स्थिति की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। यह कार्यकर्ता निर्दिष्ट कर सकता है जिसके लिए स्थिति रिपोर्ट नौकरी में व्यक्ति द्वारा आवश्यक योग्यता या कौशल जिसे विनिर्दिष्ट और वेतन सीमा शामिल रहती हैं, जिसमें आमतौर पर नौकरी के शीर्षक के साथ कर्तव्यों, उद्देश्यों, जिम्मेदारियों, दायरे और नौकरी की कामकाजी परिस्थितियां शामिल होती हैं और उस व्यक्ति का नाम या पदनाम जिसमें कर्मचारी रिपोर्ट करता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार एक ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जरूरी रखेगी? तो क्या सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए क्या होता है, लेखांकन की सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा का तात्पर्य है कि व्यापार इकाई भविष्य में अपनी परिचालन जारी रखेगी और किसी भी कारण से संचालन को बंद करने के लिए मजबूर नहीं होगी। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा पूरी तरह से कंपनी के कारोबार पर लागू होती है। यदि उदाहरण के लिए एक कंपनी एक छोटे से व्यवसाय खंड को बंद कर देती है या अपने उत्पाद में से एक को बंद कर देती है और दूसरे के साथ जारी रखती है, तो उसका मतलब है यह नहीं है कि कंपनी अब कोई कंसर्न नहीं कर रही है, क्योंकि सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा पूरी तरह से इकाई पर लागू है। आगे देख लेते हैं, सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली अमूर्त वस्तुएं मतलब टेंजरेबल आइटम को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अब आपूर्ति मतलब सप्लाईज क्या होता है कि मूर्त संपत्तियां भौतिक और मापन योग्य संपत्तियां हैं जिनका उपयोग कंपनी के संचालन में किया जाता है। संपत्ति पौधे और उपकरण जैसी संपत्तियां मूर्त संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में शामिल है वस्तुओं को सप्लाई कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार, खाद्य पदार्थ, कंप्यूटर, टेलीफोन आदि शामिल है। कई व्यवसाय को खुदरा स्थान पर परिवहन के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मूर्त उत्पाद के लिए पैकेजिंग करने की भी आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालनों पर प्रतिबंधों के कम करने और निजीकरण का विस्तार करने द्वारा अभिलक्षित किया गया है। निम्न कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं कि संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न कहलाती है। तो क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती, लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पादन की गतिविधियों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिब्बा बंदी मतलब पैकेजिंग। ओके, आगे देख लेते हैं देख लेती हूँ उसको डिटेल में पढ़ना है कि नहीं।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठन के सेट को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मार्केटिंग चैनल कहा जाता है। देखिए क्या होता है, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट को मार्केटिंग चैनल कहा जाता है। एक विपणन कौशल अन्य आश्रित उपभोक्ताओं के साथ उत्पादों और सेवाओं को रखने की प्रक्रिया में शामिल संगठन का एक सेट है। विपणन चैनल ऐसे तरीके हैं जिससे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए सामान और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे देख लेते, दो या दो से अधिक कंपनियों का एक में समायोजन जिसमें सम्मिलित होने वाली संस्थाएं अपनी पहचान खो देती हैं को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? विलयन के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए क्या हो, नेक्स्ट देख लेते, सभी व्यक्तियों, निगमों एवं सरकार द्वारा देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है बताइए? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, एक विशेष ज़रूरत। अच्छा, इसको मैं डिटेल में पढ़ के बता देती हूँ, इससे 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापने का पैमाना सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहलाता है। देखिए क्या होता है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य हैं। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही में की जाती है, मतलब 3 मंथ में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि पर आधारित है। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने की औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है, अर्थात जीडीपी या सकल घरेलू आय जीडीआई एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। भारत ने सन 1950 में इस प्रणाली को अपनाया था। आगे देख लेते हैं कि एक विशेष ज़रूरत को संतुष्ट करने के लिए निर्दिष्ट वस्तु के लिए निर्देशित इच्छा जो उसके लिए भुगतान करने की क्षमता में समर्थित है के रूप में जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? मांग, मतलब डिमांड। क्या होता है कि एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाप ही मांग मतलब डिमांड है। मांग मूल्य और वस्तु की मात्रा का वह संबंध व्यक्त करती है जो उस भाव पर समय की निश्चित इकाई में क्रय की जाए, इसलिए मांग मूल्याश्रित है, साथ ही वह किसी विशेष समय की होती है। नकदी उपकरण और अन्य ऐसी संसाधन जो एक इकाई के मालिक हैं और इसे के संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, निम्न में क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? परिसंपत्ति। ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं। उच्च बाजार शेयर और उच्च बाजार विकास दर के साथ पोर्टफोलियो के उत्पाद को निम्न रूप से जाना जाता है। तो किस रूप से जाना जाता है? स्टार। आगे देख लेते हैं। लोक राजस्व, व्यय और ऋण से संबंधित सरकार की नीति को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
राजकोषीय नीति। ओके, आगे देख लेते प्रबंधन का परिप्रेक्ष्य जो कार्यस्थल एवं सामाजिक अन्य क्रियाओं में लोगों के व्यवहार, जरूरत एवं अभिवृद्धि को समझने के महत्व पर बल देता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या क्या कहलाता है? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। आगे देख लेते समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक प्रणाली जहां सार्वजनिक और नीति दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द नंबर का आंसर है, तो इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, आगे देख लेते हैं साथियों या सहकर्मियों के बीच संदेश या पार्श्व या विकर्ण विनिमय जिसमें टीम या संचार भी शामिल होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह समस्तरीय संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। आगे देखते हैं मौजूदा एवं नव कर्मचारियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग। आगे देखते हैं एक नौकरी से दूसरे में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रम की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, तो कार्य आवर्तन, मतलब जॉब रोटेशन। देखिए क्या आगे देख लेते प्रबंधन कार्य जो कर्मचारी की गतिविधियों से संबंधित होते हैं अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता के अनुसार सुधार करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? ये कहाँ गया? चलिए हम उस क्वेश्चन का डिटेल में पढ़ लेते हैं। नियंत्रण से आशय वह यह निर्धारित करना होता है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्यों का मूल्यांकन करना, यदि आवश्यक हो तो जिसमें सुधारात्मक उपाय करना ताकि कार्य निष्पादन योजना के अनुसार हो सके। नियंत्रण नियोजन का एक पहलू तथा प्रतिरूप है जहां नियोजन मार्ग मूल्य निर्धारित करता है, अर्थात नियंत्रण उस मार्ग में विचलनों का अवलोकन करता है जहां पूर्व निश्चित या उचित रीति से परिवर्तित मार्ग पर वापस आने की क्रिया आरंभ कर देता है। आगे देख लेते हैं एक ऐसा उद्यम जो कम से कम 2 देशों में उत्पादन संस्थाओं का प्रबंधन करता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह बहुराष्ट्रीय निगम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए पेप्सी है, सैमसंग, ओनिडा, गैलेक्सो, पोडैंड और एलजी, ये सारे। चलिए देखिए आगे देख रहे हैं संगठन के अंतर्गत एक ऐसी औपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जन प्रवाद, मतलब ग्रैप वाइन कहलाते, जन प्रवाद। आगे देख लेते हैं 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह जो किसी समान लक्ष्य जिसके लिए वे एक साथ प्रतिबद्ध हुए हैं को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों पर बातचीत और समन्वय करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वह टीम कहलाती है। आगे देख लेते हैं एक प्रमाण पत्र जो उसके धारकों को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाले ब्याज अदा करने का वचन देता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? बंध, मतलब बॉन्ड। आगे देख लेते एक प्रकार का संघर्ष प्रबंधन जिसमें लोग पारिवारिक लाभ चर्चाओं में संलग्न होते हैं और एक संयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित
विकल्पों पर विचार करते हैं जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार हो, उसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसे संधि वार्ता, मतलब नेगोशिएशन। आगे देख लेते हैं। किसी कर्मचारी के लिए क्षतिपूर्ति की संरचना तैयार करते समय क्या उद्देश्य ध्यान रखना चाहिए? तो क्या रखना चाहिए ध्यान में? तो ये सभी क्या क्या रखना चाहिए कर्मचारी के लिए? न्याय साम्य और औद्योगिक मानकों और श्रम कानूनों और विनियमों के साथ कानूनी अनुपालन और संगठन के लिए लागत प्रभावशीलता। आगे देख लेते हैं। सकारात्मक प्रेरणा भय पर आधारित है। देखिए क्या होता है। डर एक सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया, सॉरी। नकारात्मक प्रेरणा क्या है? एक भय पर आधारित होती है। ये तो सभी को पता है। ठीक है, आगे देख लेती है। ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ग्राहक संतुष्टि होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। बैंकों में बचत खाते की तुलना में चालू खाते की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो क्या है? लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं। आगे देखते हैं कि स्वोट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो स्वोट मतलब SWOT, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है शक्ति, कमजोरी, अवसर और बाधाएं। देखिए क्या होता है, इसको डिटेल में बता देती हूँ। स्वीट विश्लेषण एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियां, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक सामरिक योजना क्रम है। इसमें व्यवसाय, उद्यम या परियोजना का लक्ष्य उल्लेखित करना या आंतरिक और बाह्य कारक जो उसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हैं, उनको पहचानना शामिल है। इस तकनीक का श्रेय अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है, जिसने ऐश्वर्य 500 कंपनियों से डाटा प्रयोग करके 1960 से 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया था। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित कौन सी सेवाओं की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं की विशेषता है? तो कौन सी है? तो सारी हैं। कौन सी है? भंगुरता, अप्रत्यक्षता और परिवर्तनशीलता। क्या होता है? सेवाओं के जिन शीर्ष 10 लक्षणों को बताया गया है, उनमें परिवर्तनशीलता, भंगुरता, अप्रत्यक्षता सभी भी शामिल है। इसके अलावा अमूर्त प्रकृति, एक साथ उत्पादन, वितरण, उतार चढ़ाव की मांग, प्रत्यक्ष वितरण, सेवा की विषम प्रकृति आदि भी सेवा के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विपणन में ग्राहक विभाजन रणनीति है? तो कौन सी है? तो दोनों जनसांख्यिकी विभाजन और व्यवहार विभाजन। आगे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 4 नंबर का नहीं। 4 नंबर में क्या है? योजना। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाता इलेक्ट्रॉनिक फर्म में शेयरों में व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है? सीमेंट खाता। देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक संचयन भंडारण के लिए डीमैट खाता अपनाया जाता है, जिसमें शेयर और प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रयुक्त
उपभोक्ता से रखी जाती हैं। इस प्रकार पेपर शेयरों से जुड़ी परेशानियों को खत्म कर देती हैं। डीमैट अकाउंट किसी बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि बैंक अकाउंट में पैसों का लेन देन होता है, जबकि डीमैट अकाउंट में शेयरों का लेन देन होता है। जैसे बैंकों में पैसा सुरक्षित रहता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर सुरक्षित रहता है। तो इसमें देखिए इधर पे थोड़ा सा गलत लिखा था, क्या सीमेंट नहीं है, यहाँ डीमैट अकाउंट है। आगे देख लेते हैं। संगठन में पेरोल, क्षतिपूर्ति और प्रदर्शन प्रबंध गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो कौन सा विभाग उत्तरदायी है? मानव संसाधन। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरबीआई के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आरबीआई की स्थापना 1938 में नहीं, आरबीआई का 1935 में हुआ था। बाकी आरबीआई की क्या क्या काम है? आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव करती है, सही है। मौद्रिक नीति समिति रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है, सही है। नाबार्ड और NHB पूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक है, ये भी सही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना। बहुत IMP क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही क्या बोलें लाभप्रद साबित होंगे। चलिए, जय हिंद।